हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल में मैं रंजन सर आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा है मृदा संसाधन। लास्ट क्लास में हमने संसाधन के अनेक रूपों के बारे में आप सभी को परिचित कराया है, जिसमें कि हमारा मृदा संसाधन सर्वप्रमुख है। अन्य संसाधन जैसे है जल संसाधन, वन एवं वन्यजीव संसाधन, उसी प्रकार उसमें से सर्वप्रमुख हमारा है मृदा संसाधन। समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी वन्य प्राणी हैं वो वनस्पति पे निर्भर है, और वनस्पति जो है मृदा के बिना उग नहीं सकता है। इसीलिए मृदा की आवश्यकता सबसे प्रमुख है। तो पहले हम आज जानेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा आखिर बनता कैसे है। तो वो जो है वो एक जनक से, मतलब एक जो पत्थर होता है वो लंबी समय, लंबे प्रक्रियाओं के बाद, लंबे कार्यकाल या समझिए लाखों वर्षों के बाद उनका अपरदन के क्रम में धीरे धीरे वो मृदा का निर्माण होता है। उसके लिए प्रमुख कार्य क्या है? उच्चावच का होना, ठीक है। जनक सेल और या सहस्त्र सेल, मतलब कि मृदा का निर्माण किस प्रकार के सेलों से हुआ है। जलवायु भी प्रमुख भूमिका निभाता है। ठंडी जलवायु है, गर्म जलवायु है, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मतलब लंबे अंतराल के बाद ही वो मृदा के रूप में, चट्टान जो है मृदा के रूप में रूपांतरित होता है। अब आगे हम जानेंगे कि और क्या क्या उसको मृदा को बनाने के लिए प्रक्रिया में क्या कौन कौन योगदान देता है। पहला, तापमान परिवर्तन। अचानक कहीं पर गर्म है, उसके बाद अचानक वहाँ ठंड पड़ जाती है, उसके बाद फिर अचानक फिर वहाँ बरसात होने लगती है, तो उसके कारण भी मृदाओं का निर्माण जल्दी जल्दी होने लगता है। बहते जल की क्रिया, जल के कारण अगर बहाव, नदी का बहाव है तो उसके कारण भी मृदा का निर्माण होता है। पवनों के द्वारा, पवनों के द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है, वो उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हिम नदी भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में मृदाएं किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है और उनका कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ कहने का मतलब इसमें बोलने में ही लग रहा है कि जल की मात्रा, जलोढ़। तो ये जो मृदा है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के से बना है, ठीक है। और ये जो मैदान है ये भारत के उत्तरी मैदान, मतलब कि इसमें कि आपका हो गया गंगा का जो क्षेत्र है, आपका हो गया आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इत्यादि जो राज्य हैं वो उत्तरी मैदान के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण किया जाता है। और साथ साथ इन उत्तर मैदान के साथ साथ संकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान और गुजरात में भी ये फैला हुआ है। गुजरात राज्यों तक भी ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और उसके साथ साथ तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र आपको एक बार, जैसे कि ये पूर्वी क्षेत्र ये हो गया आपका, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्षेत्र है आपका इंडिया का पूर्वी तटीय तट वाला ये क्षेत्र है, जिसमें कि आपका आ जाएगा इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं, इनका जो समुद्र की तरफ है वो तटीय क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है, महानदी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा से, इन नदियाँ जब डेल्टा का निर्माण करती है तो ये जलोढ़ मृदा का भी निर्माण कर देती है, ठीक है। अब क्लियर हो गया आपका। जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये दो प्रकार की होती है, एक पुराना जलोढ़, एक नया जलोढ़। पुराने जलोढ़ को हम लोग बांगर बोलते हैं और नए जलोढ़ को खादर, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। और ये जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा बहुतायत रूप से पाया जाता है। और ये भारत में कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। इस मृदा में आपका चावल, गेहूँ, मक्का
और बाजरा जैसे खाद्य पदार्थ यहाँ पे उपजाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे काली मृदा। जैसा नाम है ये काली, ये रंग के आधार पर है, ये मिट्टी का रंग काला होता है, इसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है या रेगर मिट्टी। क्या नाम है? रेगर मिट्टी। ठीक है, अब आगे जानेंगे ये जो चट्टान का जो निर्माण होता है ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। बेसाल्ट चट्टानों से ये बनी होती है, जिसमें कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की मात्रा इसमें पाई जाती है। ये अब जानने की कोशिश करेंगे ये भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये भारत के ये उत्तर का मैदान तो आपने जान लिया, ऊपर की तरफ आपका जलोढ़ मृदा हो गया। ये दक्षिण की तरफ जो राज्य है वहाँ पे मिलते हैं, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य वाले क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और जो है इस मिट्टी की और क्या विशेषता है, ये जो मिट्टी है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए। और ये जो मिट्टी है ये मिट्टी में जल धारण की क्षमता अत्यधिक होती है, और ये इस कारण जल धारण की क्षमता अधिक होने के कारण ये चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा होती है मिट्टी। इसी कारण क्या होता है परेशानी, मानसून आने के कारण जब खेतों में जुताई होती है तो बहुत मुश्किल होता है खेत की जुताई करने के लिए। इसीलिए किसान इससे बचने के लिए हल्की मानसून आती है और हल्के मानसून में ही खेत की जुताई कर देते हैं कि ज़्यादा मिट्टी में ज़्यादा गीला न हो और ये जिन्हें ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। और लेकिन यही इन मिट्टियों में जब शुष्क मौसम आते हैं, मतलब वहाँ गर्मी के मौसम में, तो बड़े बड़े दरार पाए जाते हैं। ठीक है, गर्मी में ये वहाँ पे उस मिट्टी में दरार पड़ जाता है। अब आगे जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी। ये जो मिट्टी है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। अब ये जो है जलोढ़ मिट्टी पहला एक नंबर, और काली मिट्टी ये आपको पता है, याद हो गया। ये उत्तर की तरफ मिलेगा, और ये जो मिलेगा काली मृदा है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसी तरह तीसरा जो है लाल और पीली मिट्टी ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में मिलता है। ठीक है, इसमें आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा के दक्षिणी छोर में कुछ मात्रा में कुछ जगहों पे मिलता है। और इनका जो लाल रंग किस कारण से होता है ये बता दें। लाल रंग में जो है रवेदार और रूपांतरित चट्टानों में लौह अयस्क की प्रधानता के कारण इनका रंग लाल होता है। और जब इनमें पानी का जलाच्छादन होता है तो इनका रंग पीला हो जाता है। इसीलिए इस मिट्टी का नाम लाल और पीली मिट्टी रखा गया। ठीक है, अब आपने जाना 3 मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे लैटेराइट। ये जो है ये गहरी एवं अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय। ये जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, ये जो महाराष्ट्र है ये आप लोग बता दें, इसके पश्चिमी घाट ये जो है इस क्षेत्रों में ये मिलता है। ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ एक उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यहाँ पर पाया जाता है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इनमें पर्णपाती एवं सदाबहार वन पाए जाते हैं, पर्णपाती और सदाबहार वन यहाँ पर। और ये जो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जहाँ क्या है जो ऋतु है अचानक परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस प्रकार की मिट्टी का ये निर्माण होता है। इस कारण यहाँ पर पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इनके जो राज्य हैं किन राज्यों में पाया जाएगा ये देख लीजिए। और जो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लाल लेटेराइट के कारण काजू का उत्पादन किया जाता है। इसमें लाल लेटेराइट में काजू का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आपने जाना 3-4 प्रकार की मिट्टी, जलोढ़, काली, लाल और पीली, लेटेराइट। उसके बाद 5वां जो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मतलब मरुस्थल में पाए जाने वाली मृदा। तो भारत में कहाँ मरुस्थल है? राजस्थान वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे ये रेतीलो और लवणीय होता है। लवण मतलब नमक के समान, लवणीय होता है। और ऐसे में लवण वाले में क्या होता है, उस मृदा से नमक का भी निर्माण कर लिया जाता है। और ये क्या होता है, शुष्क मतलब वहाँ पे बरसात कम होती है, तो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण यहाँ जलवाष्पन
दर अधिक होता है, मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, ज़्यादा गर्मी रहेगा तो क्या आएगा, वहाँ के जो मट्टी में से पानी सूख जाएगा और वो सूखा रहेगा, तो जलवाष्पन अधिक होता है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। यहाँ की मृदा जो शुष्क हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो कैल्शियम रहता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे का जो अंदरूनी जमीन के अंदर शोषण करने का जो आंतरिक छेद है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है और वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। लेकिन कुछ तरीकों अपना करके उसे अब धीरे धीरे उपजाऊ बनाया जा रहा है। अब लास्ट आपकी जो है मृदा वो है वन मृदा। वन मृदा मतलब वैसी मृदा जो वन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाएगी। ठीक है, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाएगी। नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती है। नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में धीरे धीरे जब नदी नीचे की उतरती है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होता है, लेकिन उसके ऊपर वाले क्षेत्र जैसे कि हिमालय में बर्फ ढके होने के कारण वहाँ जो मिट्टी रहती है और बर्फ के कारण ये यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा अपरदन होते रहता है। अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव होते रहता है। अब आपने जान लिया मिट्टी के प्रकार, 6 प्रकार के: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली, लेटेराइट, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे इन मृदाओं का कैसे संरक्षण करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब क्या हो जा रहा, पहले अपरदन और संरक्षण दोनों जानेंगे। कैसे अपरदन कैसे हो रहा है, अगर आप जंगलों को ज़्यादा काट देंगे तो क्या होगा, जंगल कट जाएंगे तो क्या होगा, उसके कारण जो पेड़ जो होते हैं वो मृदा को, उनके जड़ जो होते हैं मृदा को अपने में अच्छी तरीके से पकड़े रहते हैं। पेड़ कट जाने के कारण अगर ढाल के ऊपर अगर पेड़ कट गया है तो बरसात के दिनों में मृदा कट करके एक जगह से दूसरे जगह की ओर प्रस्थान कर जाएगी मृदा। तो हमें क्या करना है, उसको बचाव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है। अति पशुचारण, पशुचारण कारण क्या होता है, घास जो है, घास भी मृदा को संरक्षित रखने का कार्य करती है। अगर उसका उस मिट्टी पे पशुचारण हो जाएगा, अगर वहाँ की घास को पशु अगर चर लेंगे तो मिट्टी जो है, जो मिट्टी का भी अपरदन हो जाएगा, जैसे कि पवन के द्वारा वहाँ की मिट्टी को अपरदन करके किसी दूसरी जगह पर लेके चले जाएगा। ठीक है, तो वो पशुचारण। और ढाल भूमि में क्या होता है, अगर ढाल भूमि पर है, अगर पहाड़ी एरिया में अगर वो मिट्टी है तो हमें वहाँ पे क्या करना है कि हमें जो हल चलाना है, ठीक है ना, हल को अभी जो हल चलाते हैं वो ढलान की तरफ नहीं, वो समोच्च रेखाएं मतलब सीढ़ी नुमा या वहाँ पे खेती करना है। जिसके कारण क्या है, मिट्टी का जैसे कि ये ढलान है, जिसके कारण क्या है, हमें ऐसे 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 कि मृदा का कटाव कम से कम, ठीक है। और ऐसे क्षेत्रों में घास की पट्टी लगाकर, अगर हम लोग यहाँ पे घास का पट्टी लगा देंगे इन क्षेत्रों में तो क्या होगा, मृदा एक ही जगह पे स्थिर रहेगा और दूसरी जगह मृदा वो नहीं कर पाएगा। और जो लास्ट है आपका जो मेन इम्पॉर्टेंट है, मृदा को संरक्षण करने का सर्व प्रमुख है वन रोपण के द्वारा हम लोग मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे जल संसाधन। धन्यवाद।